ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 15 जनवरी 2024 को सूर्य मकरस्थ हो जाएंगे, यानी कि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। अपने मित्र ग्रह यानी कि बृहस्पति की राशि को छोड़कर अपने शत्रु एवं अपने पुत्र की राशि यानी कि मकर यानी कि शनिदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपने शत्रु की राशि में जाता है तो थोड़ा परेशान होता है, अनकंफर्टेबल होता है। जैसे हम लोग किसी शत्रु के पास जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते या वो हमें पसंद नहीं करता, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसा ही सदैव ग्रहों के साथ भी होता है। तो यहाँ पर वैसे तो सूर्य एक शत्रु की राशि में है, लेकिन मकर एक एक्सेप्शन है उनके लिए। कारण कि यहाँ से सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं, यहाँ से सूर्य और बली होना शुरू हो जाते हैं। हर ग्रह के अलग अलग प्रकार के बल बताए गए हैं, उसमें से एक विशेष बल सूर्य का है जिसको आयान बल कहते हैं। कि जब वो सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो बहुत शुभ भी होते हैं, बहुत बली भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो हम पक्ष बल देखते हैं कि चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष में है पर्टिकुलर तिथि के बाद वो बहुत मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो कृष्ण पक्ष में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर तिथि के बाद वो जब क्षीण होना शुरू होते हैं तो उनकी पावर कम होती है। वैसे ही सूर्य का जो हम बल देखते हैं तो आयान बल देखते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्तरायण जो एक पथ है सूर्य देवता का वो स्टार्ट होता है। आप देख रहे होंगे अभी अलग अलग जगह पर उत्तरायण का महोत्सव चल रहा होगा। बहुत एक शुभ कार्य 22 जनवरी को भी होने वाला है। वो भी कहीं ना कहीं उत्तरायण को ही मद्देनजर रखकर रखा गया होगा कि हाँ उत्तरायण लग जाए, उसके बाद वो महत्वपूर्ण कार्य, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य, भव्य राम मंदिर का किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर कहीं ना कहीं की ही जाती है। और उत्तरायण को बहुत महत्वता आप अगर देखेंगे अपने घर के बड़े लोगों के द्वारा पूछेंगे उनसे, तो वो अभी भी उत्तरायण को बहुत महत्वता देंगे। आप गांव आदि में जाएंगे, आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर उत्तरायण को बहुत महत्वता दिया जाता है। वो लोग यही कोशिश करते हैं कि जो अधिकतम शुभ कार्य हैं वो उत्तरायण में ही पूर्ण हो जाए। इसलिए मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण होती है। और मकर संक्रांति भी इसको इसलिए कहते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि क्यों मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि मकरस्थ हो जाते हैं सूर्यदेव। जिस दिन सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं सदैव उसी दिन मकर संक्रांति बनती है। ऐसा नहीं कि अगर 14 को ही हर बार बनेगी। इस बार क्योंकि 15 को प्रवेश करें तो मकर संक्रांति 15 तारीख की ही इस बार बनेगी। तो सूर्य वैसे भी अपने आप में बहुत प्रताप, प्रभाव, पावर, शौर्य, कंट्रोल, इन सब चीज़ों के कारक हैं। और अब उत्तरायण के भी हो गए, बलि भी हो गए, शुभ भी हो गए, तो उनका प्रभाव जो है वो और बढ़ जाएगा। वैसे भी सूर्य कहीं ना कहीं स्थिरता भी दिखाते हैं, क्योंकि एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सदैव एक ही स्पीड से चलते हैं, हर रोज औसतन 1 डिग्री चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हर महीने में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है ऑलमोस्ट एक ही दिन के आसपास होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप साल के अंत तक जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर तक कहीं ना कहीं 14-15 तारीख के आसपास होगा। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, फिर पुनः सूर्य अपने सामान्य चक्र पे आ जाते हैं। अब जैसे 15 जनवरी को यहाँ पर आए हैं, अगले साल भी 15 जनवरी को ही यहीं पर 2025 में भी 15 जनवरी को ही मकर में आएंगे, फिर 26 में भी 15 जनवरी को ही आएंगे। इसलिए सूर्य स्थिरता भी दिखाते हैं। तो ये जो सूर्य का प्रभाव है इसका क्या एक अफेक्ट आपके जीवन पर अच्छा और बुरा पड़ सकता है, यही सब हम चर्चा करेंगे इस विश्लेषण में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। कुछ उपाय अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाव की बात करेंगे कि सूर्य जिस भाव में जा रहे हैं वहां पर क्या क्या प्रभाव देते हैं। ये एक ऐसा भाव है जहां पर सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ बताया गया है। 11वां स्थान, मैं बहुत बार बता चुका हूं अपने वीडियोस में, ये वो स्थान है जहां पर हर ग्रह कहीं ना कहीं भौतिक रूप से अच्छा प्रभाव देता है। कभी कभी केतु उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, वहां पे भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अधिकतम बाकी ग्रह यहाँ पे नीच के हो, वक्री हो, भौतिक सुख में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देकर जाते हैं। तो सूर्य का यहाँ पर आना
और आपके 11वें घर में होना और बली हो जाना, उत्तरायण के हो जाना, ये साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बताता है कि आपको लाभ होगा। हर शास्त्र कहता है सूर्य का यहाँ पे आना व्यक्ति को धनी बनाता है, पैसा आपके पास अवश्य आएगा। सवारी, व्यक्ति को सवारी मिलती है। अब जब हम पुराने ग्रंथों की बात करें तो सवारी मतलब जो घोड़ा गाड़ी या कार्ट या जो भी होता है उस टाइम पर, बैलगाड़ी हो गया। आज के टाइम पर बात करें तो आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है, और कई लोग वाहन लेंगे भी, कई लोगों ने बुकिंग करा ली होगी और ये वो समय है जब वो संक्रांति के बाद अपना वाहन लेंगे। तो वाहन की प्राप्ति सूर्य के यहाँ पर आने के बाद, यानी कि 11वें घर में आने के बाद व्यक्ति को हो सकती है। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो आप सरकारी जॉब में काम करते हैं, वृद्धि का स्थान है, तो जो सरकार से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं उनको लाभ होगा। आप सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। इसके साथ ही यहाँ पे व्यक्ति को राज कर्मचारी बनने का मौका मिलता है। शास्त्र साफ कहते हैं राज कर्मचारी बनने का मौका। अर्थ क्या हुआ, अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे तो ये वो समय है, अगर इस कालखंड में आपका कोई एग्जाम आदि है, कोई इंटरव्यू है या कुछ भी प्रोसेस है, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य का 11वें घर में आना कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ होता है। देखिए 11वां भाव क्या है, वृद्धि का है। तो यहाँ पे जो, तभी इसको अच्छा भाव इतना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठता है उसकी जो कारकत्व है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो सूर्य क्या है, पावर है, आपकी पावर में वृद्धि होगी। सूर्य कंट्रोल है, आपका अपने जीवन पे कंट्रोल आएगा। सूर्य अथॉरिटी है, अथॉरिटी आएगी। सूर्य सेहत है, कहीं ना कहीं अगर आपकी सेहत खराब चल रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि 11वां भाव सेहत को ठीक कर देता है, बल्कि 11वें भाव पर के कारण सेहत पर खर्चा होता है, लेकिन अच्छा खर्चा होता है। यानी कि कई लोग आप में से अब अगर जिनकी तबीयत खराब चल रही थी वो बहुत सीरियस हो जाएंगे इस महीने से अपनी सेहत को लेकर। आप अपनी सेहत पर काम करना शुरू कर देंगे। आप शायद कोई जिम ज्वाइन करेंगे, आप कोई योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आप कुछ और करेंगे, आप सप्लीमेंट्स लेंगे। सूर्य का यहाँ पे आना आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक करेगा। वैसे भी मैं मीन वालों को बहुत बार बता चुका हूँ कि यूजुअली, अब मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा। देखिए अगर मंगल आपके लग्न में है तो आप बहुत पावरफुल होंगे, बलशाली होंगे, आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इम्यूनिटी मीन वालों की अच्छी नहीं होती, लेकिन और थोड़ा लेट बैक भी होते हैं अपने हेल्थ को लेकर। लेकिन ये वो समय है जहाँ पर आप अपनी सेहत पर काफ़ी काम करेंगे और करना भी आपको चाहिए। तो सूर्य का 11वें घर में आना आपको बहुत अच्छे प्रकार के लाभ देगा। ये भाव सप्तम से पंचम है, यानी कि बिजनेस में भी लाभ होगा। ये भाव 10वें से दूसरा है, यानी कि करियर में भी आपको लाभ होगा। स्पेशली जैसा मैंने कहा, अगर आप सरकारी संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सूर्य का 11वें घर में आना हर प्रकार से आपको आनंदित प्रफुल्लित करने वाला है। सूर्य का 11वें घर में आना व्यक्ति को बहुत वाक्य पटुता में एक बहुत उसकी क्षमता जो है बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप का किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट होता है उसमें आप जीतेंगे, और अगर आप वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपकी एक वाणी में एक अलग सी ही एक अट्रैक्शन होगा, एक आप सम्मोहित करने वाली वाणी आपकी हो सकती है। तो अगर आपका वाणी से ही संबंधित कुछ कार्य है तो आपके लिए तो ये एक महीने का जो कालखंड है ये और भी अच्छा रहेगा। सरकारी कुछ बाधाएं आ रही थी उनसे निकल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, देखिए तीसरा भाव और ये सप्तम भाव और ये 11वां भाव, ये काम त्रिकोण है। अब काम त्रिकोण की बात जब हम करते हैं तो केवल काम को वासना से नहीं जोड़ना चाहिए, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, और हमारी इच्छा ही कहीं ना कहीं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवश करती है, या फिर हमें विवश शायद सही शब्दों का हमें आगे बढ़ाती हैं। जिस व्यक्ति में इच्छाएं नहीं है शायद वो कुछ ना करे, लेकिन हाँ इच्छाएं होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज जीवन नीरस हो जाएगा, और हम कलयुग में रह रहे हैं, बिना इच्छाओं के आप जी ही नहीं सकते। हाँ, अनटिल अनलेस आप उस पथ पर निकल चुके हैं जिस पर इन सब चीज़ों का कोई मोह होता ही नहीं है, जो असल में बहुत मुश्किल पथ होता है। लोग कहते हैं हमें संन्यास चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। मैं कई बार ये चीज़ बोल भी चुका हूँ, एसी कमरों में बैठकर मोक्ष की बात करते हैं और एसी 2 मिनट बंद हो जाता है तो पसीने से तरबदर हो जाते हैं, नहीं रहा जाता, और मोक्ष की बातें करते हैं। अगर उस पथ पर चल सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हम सब कलियुगी है, कहीं ना कहीं भोग हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे आपको कई प्रकार की इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, और कई प्रकार की इच्छाओं की आप पूर्ति भी कर पाएंगे। आपको कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, नया करने की उमंग जागृत होगी। बहुत अच्छा। इसका बस एक साइड इफेक्ट होता है, सूर्य 11वें घर में आकर आपकी, जैसे मैंने अभी काम वासना की बात करी, उसी की यहाँ पे पर्टिकुलर बात करूंगा, बहुत बढ़ा देता है। काम वासना चरम सीमा पर चली जाती है, और कभी कभी
व्यक्ति अपनी काम वासना के कारण बहुत गलत कदम भी उठा लेता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अपनी काम वासना के जो बंधन है उसमें बंधना नहीं है आपको। वहाँ पे बंध गए, वहाँ पर नहीं समझ पाए, वहाँ पे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, किसी व्यक्ति की बातों में आगे कुछ गलत कार्य कर दिया, तो फिर वो आपके ऊपर जाएगा, यानी कि फिर वो आपको एक नेगेटिव प्रभाव देगा। अदरवाइज तो सूर्य का यहाँ पे आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ दिख रहा है। सूर्य के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी आपके 11वें घर में जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्हीं चीज़ों पर खर्चा होगा जिन पर करना था या फिर करना चाह रहे थे। तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। कहीं ना कहीं जब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इस भाव को और इस भाव को भी कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप चाह रहे थे और अगर आपके पास ऑब्वियसली पैसा होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर बस एक चीज़ है कि किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। यहाँ पर आपने किसी को इस 1 महीने में पैसा उधार दिया, वापस आने तो भूल ही जाइएगा, वो आपको पैसा वापस नहीं प्राप्त होगा। पुनः छठा भाव है, ये उपचय स्थान है, ये काम का स्थान है, काम त्रिकोण का, इच्छाओं का स्थान है। इच्छाएं आपकी बहुत प्रबल हो जाएंगी, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। मैं कभी भी नहीं कहता कि किसी भी वेग को, जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो वेग होती हैं, तो उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको चैनलाइज करना चाहिए। तो इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे केतु महाराज को इसलिए दर्शा रखा है क्योंकि केतु से त्रिकोण में है और दोनों ही एक काम त्रिकोण में आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, कोशिश कीजिएगा कि एक दिन अपने लिए निकालें इस पूरे 1 महीने में जहाँ पे बैठ कर सोचें कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ जाना है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं वो भी, और जो लोग वैसे भी अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक बहती धारा के साथ चल पड़ते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता हमें क्या करना है, क्या बदलाव लाना है। ये जो त्रिकोण आपका संगम बन रहा है ये आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बैठिएगा, एक दिन इस 1 महीने में अपने आप को दीजिएगा जहाँ पे आप कुछ ना करें। बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो आधा दिन दे दीजिएगा। बैठिएगा, सोचिएगा मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा हूँ, अब क्यों कर रहा हूँ, आगे क्या करना है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस का आपको बहुत अच्छा मौका यहाँ पर ये दोनों ग्रह मिलकर दे सकते हैं। और ये जो सप्तम भाव है यहाँ पे केतु है, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अगर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाह रहे थे, ये वो समय है, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, तो ये भी अच्छा है। सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश अपने से सप्तम भाव पर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई सूर्य जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा प्रकाशित करेंगे। क्यों? आप देखेंगे पूर्णिमा भी तभी होगी जब गोचर में सूर्य से चंद्रमा सप्तम में होंगे, क्योंकि प्रकाश सबसे ज़्यादा सूर्य का अपने से सप्तम भाव पर जाता है। तो पंचम भाव इस समय राशि परिवर्तन के बाद सबसे ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो लाभ स्थान में बैठा ग्रह पंचम भाव को देखेगा, यानी कि पैसा आएगा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, लक्ष्मी स्थान है, पैसा कमाने के ऐसे आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, अपने जीवन को क्रिएटिवली आगे बढ़ाने के ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो आप भी नहीं इससे पहले इमेजिन करते होंगे। बहुत क्रिएटिव रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है उनमें अच्छा होगा। सूर्य मंगल के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कारक है तो अच्छा होगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपका जो ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा, वो बहुत अलग लेवल पर चली जाएगी। संकल्प शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी। नेगेटिव जो लोग रिलेशनशिप में है उनको अचानक से यहाँ पे पीड़ाएं आ सकती हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलह हो सकते हैं, कलेश हो सकते हैं। छठे घर के स्वामी भी है तो आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और आपका अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकता है। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक समय होगा, और आपके बच्चों को इंजरी भी हो सकती है। तो ये थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट भी सूर्य के कारण यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अधिकतम प्रभाव अच्छे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। सेहत की बात करूँ तो आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, किडनी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और इसके साथ ही लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आटे का हलवा बनाइएगा जिसमें आपको चीनी की जगह गुड़ डालना है, और इसके साथ ही उसमें आपको 5 प्रकार के मेवे डालने हैं, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स। इसका आपको भोग महादेव को लगाना है, और ओम महादेवाय नमः और ओम भानवे नमः, भानु नाम होता है सूर्यदेव का,
जब विभक्ति लग जाती है तो ओम भानवे हो गया। तो ओम भानवे नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।